नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें। आज का प्रैक्टिस सेट आधारित है दोस्तों चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषता पर आधारित है ये पूरा प्रैक्टिस सेट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे एग्जाम TGT, PGT या नेट, JRF, PCS, IS किसी में भी दोस्तों जो आने वाले हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ पे और थोड़ा सा आपको बता दें कि जितना भी हम जो व्याख्या करेंगे दोस्तों, ये मान के चलिए कि आप सविंदर सिंह को आप पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम आपका यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा ये दोस्तों इसका PDF सही नहीं हो पाया है, लेकिन कोई नहीं, आप 360p में इसे देखिएगा। इसका जो MB साइज होगा वो बहुत कम होगा, 150-200 MB रहेगा दोस्तों। चाहे 55 मिनट का चाहे लेक्चर ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 360p में देखिएगा, बहुत ज़्यादा MB का ये वीडियो नहीं रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन इसका। क्या इसका पहला क्वेश्चन है? कह रहा है कि उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को निम्न किन दो विभागों में अर्थात या दो भागों में विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से आपको पेन चलाना है। एक पहला है, इसमें जो पूछ रहा है उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के अर्थात अभी हम पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, करेंगे कि किस प्रकार से चट्टानों की उत्पत्ति होती है और कितने प्रकार से है और कैसे कैसे बांटा गया है चट्टानों को, तो सारा भी हम देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन को। कह रहा है अंतर्भेदी और बहिर्भेदी A, B है अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान, C है बड़े कण वाली और सूक्ष्म कणों वाली, D है विस्फोटक प्रकार की और शांत प्रकार की। इस प्रकार के चट्टान जो है हमें आग्नेय शैल, यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या है? आग्नेय शैल, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन कौन सा है? आप बताइए कौन सा है, दिमाग लगाइए। चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन A है। क्या करेक्ट ऑप्शन A है? तो आग्नेय शैल जो है दोस्तों, आग्नेय शैल वो अंतर्भेदी और बहिर्भेदी ये दोनों प्रकार के होते हैं। इसका भी हम पूरा व्याख्या हम देखते हैं, पूरा कितने प्रकार से उत्पत्ति कैसे होता है देख लीजिए दोस्तों। तो पहला देखते हैं, ये क्या उत्पत्ति प्रक्रिया के अनुसार, क्या अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ ऑक्यूरेंस। ए है क्या? अंतःनिर्मित आग्नेय शैल, या इसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्ट्रसिव इग्नियस रॉक। और इसको दो भागों में बांटा गया है अंतःनिर्मित आग्नेय शैल को, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? पातालीय आग्नेय शैल और मध्यवर्ती आग्नेय शैल। पातालीय आग्नेय शैल दोस्तों ये बहुत पृथ्वी के बहुत अंदर गहराइयों में ये होता है। इसका जो देखिए आप स्टार्टिंग में ये प्लूटोनिक, इसकी इंग्लिश है दोस्तों प्लूटोनिक। तो ये प्लूटोनिक जो है इसमें दोस्तों प्लेटो, ठीक है, प्लेटो दोस्तों, ठीक है, प्लेटो। तो इसी शब्द से इसका निर्माण हुआ है प्लूटोनिक। प्लेटो का अर्थ होता है क्या? प्लेटो का अर्थ होता है पातालीय, पाताल अर्थात बहुत नीचे, ठीक है। प्लेटो का अर्थ होता है बहुत अंदर या पाताल, तो इसीलिए इसका नाम है पातालीय, ठीक है। और इग्नियस रॉक आग्नेय शैल, तो आप समझ गए होंगे कि पातालीय इसका नाम कैसे पड़ा है। तो पातालीय इसका इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो प्लेटो शब्द से बना है ये प्लूटोनिक, और प्लेटो शब्द से बना है प्लूटोनिक। और प्लेटो का अर्थ होता है क्या? प्लेटो का अर्थ होता है पातालीय, ठीक है, या बहुत अधिक गहराइयों में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। कह रहा है कि ये दो प्रकार का आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतःनिर्मित या इंग्लिश में इसे याद रखिए इंस्ट्रसिव इग्नियस रॉक, इसे प्लूटोनिक इग्नियस रॉक या हाइपरबेसल इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। अब बाह्य निर्मित आग्नेय शैल देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आंतरिक और बाहर, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। तो ये अंतःनिर्मित किसी प्रकार से भी दोस्तों, क्योंकि सभी किताबों में एक ही प्रकार का नहीं लिखा रहता, चाहे अंतर्भेदी लिखे या बहिर्भेदी लिखे, या अंतःनिर्मित लिखे या बाह्य निर्मित लिखे, उन सभी का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। तो प्लूटोनिक अर्थात पातालीय और मध्यवर्ती आग्नेय शैल जो है ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल के उदाहरण है, ठीक है। और बाह्य निर्मित
अग्नीय शैल कौन कौन से हैं, तो बाह्य निर्मित में दो प्रकार का आता है, एक आता है और है दोस्तों विस्फोटक प्रकार का, शांत प्रकार का, ठीक है, विस्फोटक और शांत प्रकार का। और बात कर लेते हैं, इसको और बांटा गया है क्या, कणों के आधार पर। अब वो तो जो पीछे हमने पढ़ा है दोस्तों, ये किस प्रकार से है, ये आग्नेय शैलों के बारे में बात कर रहा है, आग्नेय शैलों के बारे में। अब यहाँ आग्नेय जो शब्द है ये फायर से संबंधित है, क्या, फायर से संबंधित है। तो आग्नेय जो है आग से संबंधित है, अर्थात लावा बहुत गर्म होता है दोस्तों, वो आग की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम आग्नेय रखा गया, ठीक है। अब तक ये तो क्वेश्चन आया है दोस्तों, किस पे आया है ये क्वेश्चन, ये अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, किस पे, आग्नेय शैल। लेकिन अगर कणों के आधार पर पूछ ले क्या, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू टेक्सचर। तो कणों के आधार पर अगर हम बात करें तो कितने प्रकार का होता है आग्नेय शैल, तो कणों के आधार पर अगर हम बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है, एक में दो है और बाकी एक में दोस्तों और संख्या भी हम बात करते हैं, पहले इन दोनों की बात कर लें। आ में या ए में क्या दिया है, बड़े कणों वाली आग्नेय शैल, महीन कणों वाली आग्नेय शैल, ठीक है, ये दो हुए। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन पीछे दिया है, एक मिनट दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, तो अंतर्भेदी और बहिर्भेदी आप समझ गए ना, अंतर्भेदी या अंतःनिर्मित या बाह्य निर्मित, ठीक है, इसी को अंतर्भेदी या बहिर्भेदी कहा जाता है। तो और दूसरा ऑप्शन है अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान, अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान। जो वहां पे हम कणों के आधार पर बात कर रहे हैं, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये किसके लिए सही है, ये सही है दोस्तों अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि चट्टानों को हम किस प्रकार से रासायनिक रूप से बांटते हैं, ये क्या है, ये रासायनिक वर्गीकरण है। अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान जो है ये चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण है दोस्तों, ठीक है, दिमाग में छाप लीजिए। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार, तो सिलिका की जब मात्रा अधिक होती है, क्या, सिलिका की जब मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय प्रधान चट्टान। अगर सिलिका की मात्रा कम है तो उसको क्या कहते हैं, क्षारीय प्रधान, ठीक है। बड़े कणों वाली और सूक्ष्म कणों वाली, अभी आगे जो अभी बात किए थे कि कणों के आधार पर वर्गीकरण, तो बड़े कणों वाली और छोटे कणों वाली कणों के आधार पर वर्गीकरण है। और विस्फोटक प्रकार की और शांत प्रकार की, अर्थात जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, क्या, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है उसके तीव्रता के आधार पर इसको बांटा गया है। तो इस प्रकार से आग्नेय शैलों को बांटा गया है। तो यहाँ पे जो बात कर लिए दोस्तों, क्या, बड़े अर्थात कणों के आधार पर बड़े कणों वाले आग्नेय शैल और महीन कणों वाली आग्नेय शैल, बा या बी इसे को बोलते हैं। इसी कणों के आधार पर अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, पैगमेटिटिक, क्या, पैगमेटिटिक या बहुत बड़े कणों वाली, अर्थात बहुत बड़े बड़े जो कण होते हैं उसे पैगमेटिटिक इग्नियस रॉक कहते हैं। और फेनेरेटिक आग्नेय शैल जो है दोस्तों, यह बड़े कणों वाली, अर्थात जो सबसे बड़ा कण है उससे छोटे वाले को क्या कहते हैं, फेनेरिटिक कहते हैं। और जो सबसे बड़ा होता है उसे पैगमेटिक कहते हैं, ठीक है। पैग मतलब होता है खूंटी, अर्थात खूंटी के रूप में बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, अर्थात बड़े बड़े कण हो जाते हैं खूंटी के रूप में, ऐसे इतने बड़े बड़े। और जो फेनेरेटिक है वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी इससे छोटा, तुलना के रूप में इससे छोटा होता है, लेकिन ये भी बड़ा होता है। तो फेनेरेटिक एग्नियस रॉस। और बात कर लेते हैं दूसरे में, एफेनेटिक या सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय शैल, इसको एफेनेटिक कहते हैं। और आगे ग्लासी या बिना कणों वाली, जो ग्लासी जैसे शीशा होता है, चमकदार जो होता है, वही दोस्तों उसी को ग्लासी कहा जाता है, ग्लासी इग्नियस रॉक। और है दोस्तों फोरफाइरिटिक या मिश्रित कणों वाली, अर्थात सूक्ष्म कण और बड़े कण को मिला के जो होता है उसे क्या कहा जाता है, फोरफाइरिटिक कहा जाता है, क्या, फोरफाइरिटिक कहा जाता है, ठीक है, फोरफाइरिटिक एग्नियस रॉक। इतने प्रकार से ये बांटा गया, एक तो कणों के आधार पर, दूसरा गहराई के आधार पर या अंतर्भेदी बहिर्भेदी, तीसरा रासायनिक वर्गीकरण। ये सब क्या है, ये चट्टानों के प्रकार के वर्गीकरण है दोस्तों, ठीक है। पीछे हमने जैसे बात किया अम्ल चट्टान और क्षार चट्टान, तो अम्ल क्षार उसे कहते,
अम्ल चट्टान उसे कहते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा लगभग में 80% तक होता है, ठीक है, उसे अम्ल चट्टान कहते हैं। और जिसमें 60% से कम मात्रा होती है सिलिका की, उसे क्या कहते हैं, क्षारीय चट्टान कहते हैं। तो इसे आप परसेंटेज भी याद रखिएगा, 80% से अधिक, क्या 80% से अधिक और 60% से कम, ठीक है। जो 60% से कम होगा वो क्षारीय प्रकार का होगा, और जो 80% से अधिक होगा या 80% तक, वो अम्लीय प्रकार का होगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये कह रहा है लोपोलिथ और फेकोलिथ किस वर्ग के चट्टान है, ठीक है। लेपोलिथ, फेकोलिथ किस वर्ग के चट्टान है? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब उदाहरण किसके हैं? आग्नेय शैल। ये आग्नेय शैल पीछे अभी हमने पढ़ा था, किसके उदाहरण है ये भी हम बता देते हैं दोस्तों, अभी हम बता देते हैं आपको। तो मध्यवर्ती, क्या मध्यवर्ती आग्नेय शैल के ये उदाहरण है। फेकोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, सील, ये सब क्या है? मध्यवर्तीय आग्नेय शैल है। और इससे नीचे क्या पाया जाता है? प्लूटोनिक आग्नेय अर्थात पातालीय आग्नेय शैल पाए जाते हैं। किसके नीचे? मध्यवर्ती आग्नेय शैल के ये नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत गहरे में होते हैं, इसको पातालीय आग्नेय शैल कहते हैं। तो अभी लेपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, सिल, ये सब किसके उदाहरण हैं दोस्तों? तो ये सब सभी जो है ये किसके उदाहरण हैं? मध्यवर्ती आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। दिमाग में इसे छाप लीजिए दोस्तों, आगे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अब लेकोलिथ, फेकोलिथ, इसके एक आकार होते हैं दोस्तों, ठीक है। उन आकारों को भी देख लीजिए, ये सब तो आग्नेय शैल के ही उदाहरण है। अवसादी शैल के उदाहरण, जैसे जो आग्नेय शैल के अपक्षय के कारण जो चट्टान बनता है उसे क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान कहा जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, और सबका अलग अलग अपना महत्व है, क्या? सबका अपना अलग अलग महत्व है। कैसे? जैसे बात कर लेते हैं, आग्नेय शैल का अपना महत्व है, अवसादी शैल का अपना महत्व है, आग्नेय शैल का अपना महत्व है, और कायांतरित शैल का अपना महत्व है। तो एक एक ऑप्शन जो है सबका हम पहले यहाँ ऑप्शन बात कर लेते हैं, फिर लेपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, सिल, सभी का हम उदाहरण आगे देखेंगे। तो बचा इसमें जो दो ऑप्शन और है, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अवसादी शैल, इसके अंतर्गत दोस्तों, क्या अवसादी शैल के अंतर्गत ही हमें क्या क्या प्राप्त होता है? इसके अंतर्गत ही हमें तेल, क्या तेल जो होता है दोस्तों, वो अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। और जितने भी कोयले हैं, क्या कोयले, जो कोयले होते हैं दोस्तों, ये भी किसके उदाहरण, किस में पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में ही पाए जाते हैं। और जितने भी खनिज जो हैं वो आग्नेय शैल में पाए जाते हैं, खनिज जो संबंधित है वो आग्नेय शैल में पाए जाते हैं। कायांतरित शैल, कायांतरित शैल कैसे बनता है? तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब उसके टेक्सचर में अर्थात उसके गठन में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कायांतरित शैल कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे संगमरमर, जब चूना पत्थर जो है दोस्तों, उसे अत्यधिक ताप और दाब के कारण परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और इसके भी बहुत सारे उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं कायांतरित शैल के, तो आगे अभी हम चर्चा करेंगे। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं क्या? आग्नेय शैल। अभी हम कायांतरित शैल के बारे में आगे बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे, और अवसादी शैल के बारे में भी सारे के क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं लेपोलिथ और फेकोलिथ, ठीक है। तो और डाइक, सिल, इन सभी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बैथोलिथ। तो बैथोलिथ जो दोस्तों, इसके ही प्रकार हैं सभी, क्या इसी अंतर अर्थात मध्यवर्तीय आग्नेय शैल के ही ये सभी उदाहरण है। इसका है पहला बैथोलिथ, क्या बैथोलिथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब मैग्मा क्या है, मैग्मा जब ऊपर आने की कोशिश करता है, जब मैग्मा अपने बाहरी परत को तोड़ के गैस के साथ उत्पन्न होता है, बाहर निकलता है, तो ये क्या हो जाता है? ये अवतलन का रूप ले लेता है, अर्थात ऐसे उभार हो जाता है, क्या ऐसे बाहरी परत में उभार हो जाता है, इस प्रकार का। देख लीजिए ये इस प्रकार का, तो यही ये उभार है। देखिए दोस्तों, ये उभार है एक, ठीक है। तो ये उभार एक बना हुआ है, और ये बहुत विस्तृत भाग में होता है, क्या बैथोलिथ जो होता है बहुत विस्तृत भाग में होता है, ठीक है। और उभार किस प्रकार का? उत्तल प्रकार का, इसमें उत्तल प्रकार का उभार होता है। ये देख लीजिए, इधर भी ये
उत्तल और अवतल, अवतल क्या होता है इस प्रकार का, उत्तल इस प्रकार का, ठीक है। तो ये उत्तल प्रकार का इसमें उभार हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बैथोलिथ कहा जाता है। और आगे बात करते हैं, आगे लेपोलिथ, क्या ये दोस्तों है क्या, लेकोलिथ, क्या ये है लेकोलिथ या लेपोलिथ, इसी को लेकोलिथ या लेपोलिथ भी कहा जाता है। ये इसी का उदाहरण है, इसमें देख लीजिए इधर से मैग्मा निकल रहा है, इधर से, ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये आंतरिक भाग है पृथ्वी का, बाहरी भाग नहीं है। ये जो ऊपर दिख रहा है ईंट की तरह, यही है क्रस्ट है, क्या ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट के नीचे वाला मैग्मा है दोस्तों। तो यहाँ पे जब बहुत धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे जब मैग्मा निकलता है तो पृथ्वी के बहुत अंदर है, तो इसका जो ताप है अर्थात ये धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। तो लेपोलिथ या लेकोलिथ, तो बात कर लेते हैं बात करते हैं लेकोलिथ दोस्तों। क्या लेकोलिथ, जब पृथ्वी के धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच गुम्बददार संरचना में मैग्मा के जमने के कारण इसका निर्माण होता है। अर्थात क्या इसका कैसे निर्माण होता है वही अभी हम बता दिए। पृथ्वी के जो धरातल है अर्थात धरातल या क्रस्ट दोस्तों, उसके नीचे ही ये परतदार, क्या परतदार चट्टानों के बीच अर्थात अवसादी चट्टानों के बीच ही में ही ये देखने को मिलता है। क्या अवसादी चट्टानों में ही ये लेकोलिथ बनता है, या इसी को लेपोलिथ ही बोला जाता है, लेकोलिथ या लेपोलिथ, ठीक है। फैकोलिथ, फैकोलिथ जो ऑप्शन में था दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं, इसके बारे में भी, एक मिनट दोस्तों। फैकोलिथ में दोस्तों क्या होता है, जब मैग्मा निक्षेप तरंगों के रूप में, क्या एक तरंग के रूप में, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये जो उदाहरण है, ये तो मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक बार तरंग बना है, लेकिन फिर और ऐसे ही ऐसे ऐसे बनता चला जाए तो ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, फिर से देख लीजिए दोस्तों, एक मिनट। ये भी मध्यवर्तीय ही प्रकार का क्या अग्नीय शैल है, कौन, फैकोलिथ दोस्तों। ये तो लेकोलिथ या लेपोलिथ है, इसे कहा जाता है। फैकोलिथ क्या होता है, जब मैग्मा का निक्षेप, जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में, अर्थात तरंग कैसे होता है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से अगर धरातल के नीचे अगर संरचना दिखाई दे रही है अग्नीय शैल की, तो वो किस प्रकार का दोस्तों होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम फैकोलिथ, क्या फैकोलिथ। मोड़ों के अपनति और अभिनीत से में लावा के जमाव के कारण ऐसे संरचना का विकास होता है। अर्थात दोस्तों अपनति और अभिनति, इसी को अपनति, जैसे इसी को या उत्तल या अवतल कहा जाता है, क्या अपनति या अभिनीत, जैसे उत्तल, उत्तल दोस्तों ये हो गया और अवतल का उदाहरण ये हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है अपनति जो है कौन सा है, अपनति का उदाहरण ये है और अभिनति का उदाहरण उत्तल वाला है, ठीक है। ये अपने दिमाग में दोस्तों छाप लीजिएगा। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये क्या कौन सा उदाहरण है, ये उदाहरण है सिल का, क्या सिल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण सिल का है। ये है दोस्तों सिल। इसमें क्या होता है, जब लावा क्या एक्सट्रैक्शन लावा, जब लावा निकलता है पृथ्वी के बाहरी परत में, तो क्या इस प्रकार का दोस्तों क्या जो अवसादी रॉक होते हैं, क्या ये अवसादी रॉक के ही बीच में पाए जाते हैं, या अवसादी चट्टान के ही बीच में सिल भी पाया जाता है, लेकिन ये एकदम ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, ठीक है, एक परत बना लेता है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज। जहाँ पे सेडिमेंटेशन रॉक कमज़ोर होता है वहाँ पे ये होल बना के ऊर्ध्वाधर या एक क्षैतिज परत बनाता है, तो उसी को सिल कहा जाता है, ठीक है। डाइक, डाइक में क्या होता है दोस्तों, ये देख लीजिए, अनियंत्रित यह संरचना होता है डाइक का, क्या अनियंत्रित संरचना होता है। और क्या, क्योंकि ये क्यों नहीं निकल पाता है, जब कठोर चट्टान या बहुत मोटी परत होता है, पृथ्वी की बाहरी परत जब बहुत मोटी होता है तो ये क्या होता है, निकल नहीं पाता है लावा, जिसके कारण ये क्या होता है, नीचे ही जो कमज़ोर चट्टान होती है उसी के आसपास में इसका निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे ठंडा होकर ये डाइक का रूप, किसका दोस्तों, डाइक का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यही है डाइक, इसे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बताया कि बाहरी परत मजबूत होने के कारण जो लावा बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण जो संरचना बनती है अवसादी चट्टानों में, उस चट्टान को क्या कहते हैं, तो डाइक के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है अवसादी चट्टानें अंततः से प्राप्त की जाती हैं,
चार ऑप्शन है, पृथ्वी की गतिविधियों से, समुद्री निक्षेप से, रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से और आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है, अवसादी चट्टान जो बनता है दोस्तों वो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनता है। ठीक है, क्या आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से क्या होता है दोस्तों, इससे भी होता है, लेकिन अगर बात करें जो प्राथमिक होता है, जो प्राथमिक चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान में। ठीक है, अर्थात आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टान से ही क्या किसका निर्माण होता है, तो उसका निर्माण होता है रूपांतरित चट्टानों में। ठीक है, और रूपांतरित चट्टान के बाद फिर क्या बनता है, फिर अवसादी चट्टान में निर्मित हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का क्रम है, लेकिन इसमें कह रहा है अवसादी चट्टान सिर्फ पूछ रहा है अंततः या सबसे पहले, तो आग्नेय चट्टान से ही इसका निर्माण होता है। इसका सही करेक्ट आंसर डी है, इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। आगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझना भी है, हम समझा रहे हैं। कह रहा है तनाव के कारण, क्या तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक और ऊपर एक ओर से ऊपर ढकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह यह के रूप में संदर्भित है। अर्थात ये चार ऑप्शन है, क्षेप भ्रंश, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश और नतिलंब सर्पण भ्रंश। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं जो सामान्य, इसका क्या दोस्तों आंसर है सही, इसका करेक्ट आंसर है क्या बी, सामान्य भ्रंश। क्या सामान्य भ्रंश। अब बात करते हैं फॉल्ट, इसे इंग्लिश में फॉल्ट भी कहते हैं। तो ये भ्रंश जो है दोस्तों शब्द ये इंपॉर्टेंट है। तो भ्रंश का निर्माण या तो तनाव या तो संपीड़न के कारण होता है। क्या, या तो तनाव के, अर्थात मान लीजिए ये दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये हो गया, एक ये। ठीक है, तो अगर इधर के किधर साइड में दोस्तों, इधर साइड में अगर इस प्रकार का बल लग रहा है तो चट्टानों में, ठीक है, तो किस प्रकार का ये होगा, ये तनाव का उदाहरण है। ठीक है, तो तनाव जो है सामान्य भ्रंश उत्पन्न करते हैं। अगर मान लीजिए एक चट्टान है, इधर से इधर की तरफ में बल रहा है और इधर की तरफ में भी बल लग रहा है, तो बीच में क्या होगा, गैप आ जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। तो गैप जो आता है उसी को भ्रंश कहा जाता है। क्या, भ्रंश कहा जाता है। और व्युत्क्रम भ्रंश जो है दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। क्या, इसके बारे में ये है, तो अगर देखिए इसमें तनाव के कारण क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष एक खंड है, अर्थात खंड है, उसके सापेक्ष कह रहा है भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर ढकेला जाता है। मान लीजिए जो नीचे वाला खंड है और भूमि का ऊपर खंड है, ठीक है, ऊपर खंड है, उसके, अभी एक मिनट दोस्तों, इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक खंड है नीचे का, दूसरा खंड ये है ऊपर का, तो इसमें क्या कह रहा है, नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष, अर्थात ये जो नीचे फेंका हुआ ये खंड है इसी के सापेक्ष में, ठीक है, कौन, भूमि का एक खंड, ये ऊपर वाला क्या है, भूमि की परपटी है, इधर इसमें इस साइड का बल लग रहा है और इधर इसमें इस साइड का बल लग रहा है, तभी तो ये तनाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण कौन सा भ्रंश उत्पन्न होगा, तो सामान्य भ्रंश का। इस प्रकार से अगर होगा तो सामान्य भ्रंश उत्पन्न होगा। और व्युत्क्रम भ्रंश कब उत्पन्न होता है, इसे भी आप जान लीजिए। तो ये दोस्तों जो व्युत्क्रम भ्रंश है ये संपीड़न बल के कारण होता है। क्या, संपीड़न बल के कारण, अर्थात एक, मान लीजिए यह एक परत है, ठीक है, एक परत ये है और एक परत ये है, अगर इसमें इस साइड में बल लगे और इधर बल लगे, ठीक है, तो एक दूसरे में देखिए, एक दूसरे के सापेक्ष ही इसमें बल लग रहा है, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष ही इसमें बल लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये दोनों जो प्लेट हैं, एक बार फिर से दोस्तों, ये दोनों जो प्लेट हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है, ये इधर भग रहा है और ये इधर भग रहा है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे चढ़ जाएंगे, ठीक है, ये जो भ्रंश है, तो इसी भ्रंश को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश का एक नाम और है आरूढ़। क्या, आरूढ़ भ्रंश है। क्या दोस्तों, आरूढ़ भ्रंश भी व्युत्क्रम भ्रंश को कहते हैं, आरूढ़, ठीक है, आरूढ़ भ्रंश भी इसे कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विकल्प सही है। ए, बीतालीय, क्या, बीतालीय शैल अंतर्भेदी प्रकार के अग्नीय शैल हैं, वही पाताल, बीतालीय यहाँ बोला है, या पातालीय शैल जो है अंतर्भेदी, तो दोस्तों बीतालीय या
बीतालीय या पातालीय अगर वर्ड आ जाए तो उसका एक ही मतलब है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। अंतर्भेदी है, यह बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि आसपास के सेल मैग्मा के अंतर्भेदन के चारों ओर रोधन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट बात है क्योंकि पातालीय या बीतालीय जो है पहले ही बता चुके हैं, पृथ्वी के सतह से बहुत नीचे इन चट्टानों का निर्माण होता है, अर्थात जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के बाहर नहीं आ पाता है, उसके ऊपर ठोस चट्टानें होती है जिसके कारण वो बाहरी परत को तोड़ नहीं पाता है, वो नीचे ही धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होने लगता है। कौन कौन दोस्तों ठंडा होने लगता है? तो बीतालीय या पातालीय सेल। ठीक है, जिसके कारण वो रोधन का अर्थात क्योंकि आसपास के सेल मैग्मा के अंतर्भेदन के चारों ओर रोधन के रूप में कार्य करते हैं। जो आसपास के जो सेल हैं वो मैग्मा को बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें दोनों कथन क्या सही हैं, दोनों कथन इसका अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कह रहा है दिए गए कथनों को पढ़े उत्तर दें कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। दो दिया गया कथन, सेल जो उष्मा और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कायांतरित सेल कहते हैं। स्लेट एक तरह का कायांतरित सेल है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्या इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जो कायांतरित या रूपांतरित, इसी को रूपांतरित भी कहते हैं या कायांतरित शब्द, दोनों शब्द उपयोग होता है किसके लिए, कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल। ठीक है, तो ये ताप और दाब के कारण दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, दूसरे चट्टानों में। स्लेट एक तरह का क्या है, स्लेट एक तरह का कायांतरित सेल है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में आप क्या अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये शब्द टेक्निकल है। ठीक है, स्लेट। अब बात कर लेते हैं इसका दोनों ऑप्शन अर्थात बी सही है। बात कर लेते हैं स्लेट। स्लेट किससे बनता है दोस्तों, तो सेल से। क्या सेल से, जब सेल क्या होता है, सेल अत्यधिक ताप और दाब में जब परिवर्तित होता है, सेल क्या होता है, जो घोंघा, सूती और ये सब समुद्री में पाए नहीं जाते हैं, जैसे शंख जो नहीं होते दोस्तों, उसी से जो चूना पत्थर से ही क्या निर्मित होता है, सेल होता है, बनता है। ठीक है, सेल से ही अत्यधिक ताप और दाब में स्लेट का निर्माण होता है। और स्लेट का भी अत्यधिक ताप और दाब के कारण किसमें परिवर्तित ये हो जाता है, स्लेट जो है वो स्लेट भी शिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्लेट भी एक प्रकार का क्या है, कायांतरित चट्टान ही है। और स्लेट को भी अत्यधिक ताप और दाब में अगर परिवर्तित करते हैं तो ये क्या बन जाता है, शिस्ट बन जाता है। क्या शिस्ट बन जाता है दोस्तों, शिस्ट। क्या शिस्ट, ये शिस्ट का रूप ले लेता है। ठीक है, तो स्लेट जो है सेल्स से निर्माण होता है और स्लेट को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं शिस्ट में। ठीक है, तो शिस्ट भी एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है और स्लेट भी एक कायांतरित और रूपांतरित चट्टान है। इस प्रकार इसका ऑप्शन दोनों सही है। आगे दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है आग्नेय चट्टान एक तरफ में दिया गया है, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, जो अभी हम पीछे बताए आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या इंपॉर्टेंट है, कायांतरित चट्टानों में भी इसका भी रूपांतरण होता है। किसमें दोस्तों, कायांतरित चट्टान का भी रूपांतरण होता है, अर्थात इसको भी कायांतरित चट्टान को भी कायांतरित चट्टान में या रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आग्नेय चट्टान, ये और आग्नेय चट्टान को रूपांतरित किया जा रहा है। ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित होता है। क्या ऑप्शन आता है, ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान कौन सा है, तो नीस है। बेसाल्ट क्या हो दोस्तों, बेसाल्ट जो है ये किस में परिवर्तित होता है, एम्फीबोलाइट में परिवर्तित होता है। गैब्रो दोस्तों सर्पेंटाइन में भी परिवर्तित होता है। अब हम बात कर लेते हैं सर्पेंटाइन जो ये पत्थर है दोस्तों, इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर ऐसा है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, तो वो सर्पेंटाइन है। ठीक है, वो उसका ऑप्शन क्या रहेगा, सर्पेंटाइन। तो इसे सर्पेंटाइन को चाकू से भी काटा जा सकता है। गैब्रो जो होता है ये मिट्टी से निर्मित होता है, अर्थात कंकड़ और मिट्टी से निर्माण इसका होता है गैब्रो का। और बेसाल्ट किसमें, एम्फीबोलाइट में परिवर्तित होता है। और बात कर लेते हैं, अवसादी चट्टान रूपांतरित होता है तो किसमें बदलता है, बलुआ पत्थर। क्या बालू पत्थर या बलुआ पत्थर, ये
परिवर्तित होता है तो क्वार्टजाइट बनता है। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। सेल जो है स्लेट में परिवर्तित होता है। कोयला जो है दोस्तों, क्या कोयला जो है ग्रेफाइट या हीरा में परिवर्तित होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो कोयला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत एग्जाम बहुत ज़्यादा देखने को इसको उदाहरण मिलता है। तो ये ग्रेफाइट में या हीरा में परिवर्तित होता है कोयला। चूना पत्थर क्योंकि घरों में बहुत ज़्यादा संगमरमर लगाया जाता है, इसलिए ये भी बहुत पूछा जाता है। चूना पत्थर बदलता है किसमें, संगमरमर में। और बालू पत्थर ये क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्लेट और सिस्ट। स्लेट का पहले ही बता चुके हैं, सेल से इसका निर्माण स्लेट में परिवर्तित होता है और स्लेट से ये किस में परिवर्तित हो जाता है, सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। और सिस्ट को भी अत्यधिक ताप और दाब में अगर परिवर्तन करना चाहें तो ये फाइलाइट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चे क्या रहता है, सामान्यतः ऐसे पढ़ के जाते हैं और पक्का है ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे ही आएंगे। उनको वहाँ पे लगेगा कि ये तो अवसादी चट्टान का प्रकार है क्या, स्लेट। ठीक है, लेकिन स्लेट क्या है, एक किसका प्रकार है, कायांतरित चट्टान का। इसको कायांतरित चट्टानों को भी कायांतरित चट्टान में परिवर्तित किया जा सकता है अत्यधिक और ताप के कारण। ठीक है, मान लीजिए जैसे स्लेट है, इसको कम ताप पे और दाब पे परिवर्तित किया गया सिस्ट में, और सिस्ट को और थोड़ा ज़्यादा ताप और दाब बढ़ाया जाए तो दोस्तों फाइलाइट में, किसमें, फाइलाइट में परिवर्तित हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान क्रेटन से संबंध है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ग्रेनाइट, संगुटिकाक्स, क्या संगुटिकास्म, स्लेट और फिलाइट। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट जो आंसर दोस्तों ग्रेनाइट। ठीक है, जो क्रेटन शब्द है ये किसके, कौन सी चट्टान के लिए प्रयोग किया गया है, तो ग्रेनाइट। और कब प्रयोग किया गया यह भी जान लीजिए। तो क्रेटन शब्द को सर्वप्रथम 1921 में, कब, 1921 में दोस्तों, 1921 में ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक कोबर ने, इसका नाम कोबर रखे थे। आपको पता होगा दोस्तों, चट्टानों के उत्पत्ति से संबंधित कोबर का सिद्धांत है, क्या, कोबर का सिद्धांत है। तो वहीं पे इन्होंने क्रेटर का उपयोग किया गया है, क्या, क्रेटन का उपयोग किया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है ग्रेनाइट। क्या, ग्रेनाइट होता है दोस्तों। क्रेटन प्राचीन क्रिस्टलीय तहखाने चट्टाने से बने हैं, जिसके अंतर्गत ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पे बेसाल्ट भी ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। ठीक है, बेसाल्ट भी, क्या, बेसाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिमाग में छाप लीजिए, क्रेटन और बेसाल्ट। ठीक है, या आग्नेय चट्टान जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रेटन कहा जाता है। क्रेटन शब्द से उनका प्रयोग किया जाता है, अर्थात आग्नेय चट्टान जो हैं उन्हीं को क्रेटन शब्द से क्रेटन शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, आग्नेय चट्टान के लिए। तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आगे, कोनार्ड विक्षित्रिका निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है, बाहरी और भीतरी परत, सियाल और सीमे और निफे, ऊपरी मेटल और निचले मेटल। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना दोस्तों अभी हम पीछे पढ़ाए हैं, इसके पहले वाले लेक्चर मतलब प्रैक्टिस सेट में, उसमें बढ़िया विस्तृत बताए हैं कोनार्ड विक्षित्रिका। तो ये सियाल और सीमा के बीच में, क्या, सियाल और सीमा का जो क्षेत्र होता है, ऐसे 3 क्षेत्र में पृथ्वी को बांटा गया। इसका ऊपरी जो भाग है वो सियाल से निर्मित है दोस्तों, क्या, SIAL सियाल से निर्मित है। फिर उसके बाद सीमा, जो बीच का परत है वो सीमा से निर्मित है, और जो लास्ट में है वो निफे से, NI अर्थात नीफे, NIFE अर्थात निकिल और फेरस से। और सीमा जो है सिलिकॉन और मैग्नीशिया से, और ऊपर जो है दोस्तों सिलिकॉन और लिथियम से। ठीक है, किसका, तो सीमा का। ठीक है, सियाल, सीमा और निफे, इस प्रकार का इसका। तो कोनार्ड विक्षित्र का जो है वो सियाल और सीमा के बीच में, अर्थात ऊपरी परत और मध्य परत, ऊपरी मेटल और मध्य निचले मेटल तथा बाहरी परत, उनके बीच में क्या होता है, कोनार्ड विक्षित्रिका। अर्थात इनके बीच में ही, इधर देख लीजिए, इन्हीं के बीच में ही क्या पाया जाता है, इन्हीं के बीच में कोनार्ड विक्षित्रिका पाया जाता है। इसी को कोनार्ड विक्षित्रिका के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है। ठीक है, या निम्नावलन तो परपटी भर्जन से, परपटी मोड़ना से, निमज्जन से या उन्मज्जन से।
तो इसका सही करेक्ट आंसर है बी, परपटी मुड़ना से। ठीक है, तो निम्नावलन जो है दोस्तों, ये अगर दो अर्थात दो बल ऐसे लग रहे हैं जो संपीड़न प्रकार के हैं, क्या संपीड़न प्रकार के हैं, तो इधर भी खसकेगा इधर भी खसकेगा, ये आके एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगे, जिसके कारण मान लीजिए ये एक परत है। ठीक है, ये परत है, जब ये चढ़ेगा जिसका घनत्व तो कम होगा दोस्तों वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपरी वाला जो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, सॉरी दोस्तों, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो उस ऊपर वाले अर्थात अधिक वाले घनत्व के ऊपर वो चट्टान ऊपर चढ़ जाएगा, जिसके कारण उसके परपटी में मुड़ाव उत्पन्न हो जाएगा। तो निम्नावलन जो शब्द है दोस्तों, ये मुड़ाव से संबंधित है। क्या, मुड़ाव से संबंधित है। और निमज्जन ये अर्थ होता है इसका अर्थ होता है डूब जाना। क्या, निमज्जन का अर्थ होता है दोस्तों डूब जाना। ठीक है, एक मान लीजिए भारी घनत्व वाला है और निम्न घनत्व वाला, तो निम्न घनत्व के ऊपर वो भारी अर्थात उच्च घनत्व के ऊपर निम्न घनत्व वाला अगर परत पूर्ण रूप से आ जाए तो उसे निमज्जित कहा जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि किसी वलन के दोनों किनारे समांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हैं तो यह किस प्रकार का वलन का उदाहरण है? सममित, श्यान, विवृत और समवृत्त। तो चार प्रकार के हैं दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन है, क्या इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है श्यान। क्या, श्यान दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में इसे याद रख लीजिए, आइसोक्लिनल फॉल्ट दोस्तों। क्या, आइसोक्लिनल फॉल्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यदि किसी वलन में दोनों किनारे समांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो, अर्थात इस प्रकार से ये समांतर भी है एक दूसरे के और क्षैतिज भी है। ठीक है, अर्थात ये देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से, क्योंकि एक दूसरे के ये समांतर भी है और क्षैतिज भी है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, श्यान कहा जाएगा। ठीक है, श्यान कहा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है चट्टानों में खनिज तल या परतों में होते हैं। तो चट्टान में जो खनिज या तल या परतों में होते हैं कौन होते हैं? कायांतरित, आग्नेय या कायांतरित, आग्नेय और अवसादी। तो अगर आप इस लेक्चर को बढ़िया अगर अच्छे से पढ़े होंगे दोस्तों तो इसे आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आपको एग्जामिनर ने ट्रिक दे दिया है इसको पहचानने के लिए। क्या, पहला तो तल दिया है और परत दिया है कि यह परत में होता है चट्टानों में। ठीक है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, आग्नेय चट्टान में दोस्तों परतें नहीं पाई जाती हैं। क्या, आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो बचा कौन सा? ये भी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और इसमें कायांतरित है, तो कायांतरित भी दोस्तों इसमें भी परतें बहुत कम पाई जाती हैं, होता भी नहीं। तो परतें किस में पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानों में। क्या, अवसादी ही चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। इसे दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, अवसादी चट्टानों में ही परतों का निर्माण होता है और इसमें ही खनिज, तेल, कोयला ये सभी जो प्राप्त होते हैं अवसादी चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। चार ऑप्शन है, तो इसका हम पीछे ही बात किए थे दोस्तों। क्या, ऊर्ध्वाधर रूप से क्या, तो इसका चार ऑप्शन है डाइक, सिल, लेपोलिथ या बैथोलिथ। तो चार ऑप्शन है दोस्तों। यूपी टीजीटी में पूछा गया 2016 में, तो पुराना भी हो चुका है, हो सकता है आगे एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। तो ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला मैग्मा जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? डाइक कहलाता है। क्या, डाइक कहलाता है। एक मिनट अभी हम बात कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं डाइक का उदाहरण दोस्तों, क्योंकि हमने ये देखिए ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, ये डाइक का उदाहरण है। ठीक है, ये देखिए आप ऊर्ध्वाधर रूप में है। ठीक है, आपको ऊर्ध्वाधर रूप में दिख रहा है खड़े हुए, तो यही उदाहरण किसका है? इसी प्रकार से जितने भी जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों सभी इसी प्रकार से पूछता है। कोई क्षैतिज पूछता है, कोई ऊर्ध्वाधर पूछता है, कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव पूछता है, या अवतलीय, अभिनति, अपनति, इसी प्रकार से क्वेश्चन चट्टानों के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख लिए, अब हम जाते हैं अपने उस पे क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है क्या, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डाइक होगा दोस्तों। क्या, इसका सही आंसर डाइक होगा। लेपोलिथ, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बता,
और बात कर लेते हैं पहले दोस्तों सिल के बारे में, क्या सिल के बारे में, और पीछे हमने लेपोलिथ और बैथोलिथ के बारे में अच्छे से उदाहरण दे दिया है, सिल के बारे में नहीं बताया था, तो सिल का आप जान लीजिए। सिल में क्या होता है दोस्तों, जब लावा का जमाव चट्टानों के दो परतों के बीच में होता है, क्या दो चट्टानों के बीच में होता है, ऐसे मान लीजिए दो चट्टान है, इसके बीच में इस प्रकार से एक परत के रूप में अगर दिखाई दे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। इसका भी हमने पीछे उसमें दोस्तों ग्राफ में इसको दिखाया है। अब आगे बात करते हैं, लेपोलिथ के बारे में बात कर चुके हैं, बैथोलिथ के बारे में भी बात कर चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टेलेग्माइट क्या है। ये क्वेश्चन इस बार यूपी पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था, स्टेलेग्माइट क्या है और इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। 150 शब्द में पूछा था दोस्तों इसको लिखने के लिए। तो 4 ऑप्शन है, अपर्दित स्थलाकृत, निक्षेप स्थलाकृत, ज्वालामुखी स्थलाकृत और घोल छिद्र, क्या घोल छिद्र। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो घोल छिद्र है, क्या घोल छिद्र दोस्तों, ठीक है। स्टेलेग्माइट, तो अगर जब हम ये तो आगे पढ़ेंगे कहाँ, अपर्दन में दोस्तों, इसको हम अपर्दन में विस्तृत पढ़ेंगे, वहां पे हम आपको सही से बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम है, कायांतरित चट्टान, लावा, आग्नेय और अवसादी। कह रहा है चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम, तो इसका जो सही क्रम है अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, लावा आएगा, ठीक है, लावा आएगा, क्या लावा आएगा। फिर उसके बाद आग्नेय चट्टान, लावा से ही आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, और आग्नेय चट्टान का जब अपक्षय हो जाता है तो वो अवसादी चट्टान में बदल जाता है, और अवसादी चट्टान किसमें, ताप और दाब के कारण किसमें बदलता है, कायांतरित चट्टान में बदल जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन 2 3 4 1, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें 1 2 3 ये गलत है, तो 2 3 4 1 ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्य शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है को कहते हैं अर्ग, मेसा, क्वेस्टा, कगार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें जो शब्द दिया गया है, कह रहा है कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल, तो खड़ा ढाल ये है दोस्तों, ठीक है, खड़े ढाल वाला उच्च सपाट, तो सपाट के बारे में भी कह रहा है, तो ये खड़ा ढाल हो गया, ठीक है। जैसे इसको पठार कहते हैं, क्या पामीर का जो तिब्बत का पठार है दोस्तों, ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, और शुष्क प्रदेशों में भी पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, मेसा कहते हैं, क्या मेसा कहते हैं। तो इसी अर्थात खड़े ढाल वाला भी होता है और ऊपर सपाट भी पाया जाता है, उच्च सपाट, तो उसे क्या कहते हैं, मेसा कहते हैं। कवेस्टा किसे कहते हैं दोस्तों, कवेस्टा, तो कवेस्टा यह दोस्तों कठोर या तथा अवरोही शैलों वाली लंबी तथा सकरी पर्वत श्रेणी जिसकी नति तथा ढाल झुकी हुई होती है, ठीक है, क्या नति और ढाल जो है दोस्तों, मान लीजिए ये एक कठोर चट्टान है, क्या कठोर चट्टान है, और अवरोही, क्या आरोही और अवरोही दो होता है, तो बढ़ते हुए क्रम, तो इस प्रकार का दोस्तों चट्टान है। इसमें क्या होता है, अगर ढाल जो है दोस्तों, क्या ढाल जो है वो किस प्रकार का, नति प्रकार का, अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हुए बनाए होता हो, ठीक है, खड़े वाला ढाल हो, अर्थात एकदम खड़ा ढाल है, इसमें थोड़ा सा नति है, इसमें खड़ा ढाल अगर हो तो वो किस प्रकार का हमें उदाहरण होगा, वो कवेस्टा का उदाहरण होगा। कवेस्टा जो है दोस्तों ये हागबैग उदाहरण से जस्ट उल्टा होता है, क्या हागबैग उदाहरण से ये जस्ट उल्टा होता है। अब आगे बात करते हैं, अगला 4 ऑप्शन है दोस्तों, कह रहा है निम्न किस चट्टान में विविध खनिज तलों या परतों में होता है, तो पहले ही बात कर चुके हैं, अवसादी चट्टानों में ऐसा देखने को मिलता है, उसमें परत या तल पाए जाते हैं। आग्नेय में परत नहीं होता है, परत विहीन होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, परत विहीन चट्टान कौन सा है, तो आग्नेय चट्टान। लावा चट्टान होता नहीं है, लावा सिर्फ होता है दोस्तों। फेल्सिक चट्टान, जिसमें दोस्तों फेल्सिक का मतलब होता है जीवाश्म जिसमें पाए जाते हैं, उस चट्टान को फेल्सिक चट्टान के रूप में भी जानते हैं। और बात करते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, आग्नेय और कायांतरित शैलों में खनिजों की कम मात्रा और अधिक मात्रा को क्रमशः कहते हैं। 4 ऑप्शन है, अर्थात कह रहा आग्नेय और कायांतरित शैलों में खनिजों की कम मात्राओं और अधिक मात्राओं को क्रमशः कहते हैं तल एवं छिद्र, छिद्र एवं परतें, परतें और तल, परतें और छिद्र। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें क्या है, आग्नेय एक शब्द है दोस्तों, दूसरा क्या है कायांतरित, तो इन्हीं के बारे में कह रहा सबसे कम, अर्थात
खनिजों की कम मात्राओं, ठीक है, कम मात्राओं, ठीक है। तो आग्नेय ये पहला कम मात्राओं, और अधिक मात्राओं में पूछा है कायांतरित, क्या कायांतरित। तो अगर बात करते हैं परतें, परतें जो है दोस्तों, क्या परतें जो है वो किसमें नहीं पाई जाती हैं, आग्नेय शैल में, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ये कम हुआ। और अधिक मात्रा में तल, तल जो है दोस्तों किस में पाया जाता है, कायांतरित चट्टान में पाया जाता है, यह देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शैलों की सतही परतों को ढीला होने और उनके उतरने के कारण उनका अवखंडन क्या कहलाता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, शैलों के सतही परतों को ढीला होने और उनके उतरने का जो कारण होता है या अवखंडन जो होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ जो शब्द है दोस्तों बहुत थोड़ा सा बझाने वाला शब्द है, और इसको हम समझा देते हैं पहले क्वेश्चन को। तो परतों को ढीला होने, तो परतों का अर्थात मतलब जो परत है वो छोटे छोटे कणों में उसका अपक्षय हो रहा है, तो ढीला होने का मतलब अपक्षय हो रहा है। और उतरने के कारण उनका अवखंडन क्या कहलाता है। तो जो परतें अर्थात जो सतह है दोस्तों वो अपक्षय हो रहा है उसका, और अपक्षय होने के कारण जो अवखंड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो अपरणन कहते हैं। क्या उसे दोस्तों, अपरणन कहते हैं, क्या अपरणन करते हैं। और जलायोजन क्रिया किसे कहते हैं, जल की क्रिया, क्या दोस्तों, जलायोजन। जब जल की क्रिया होती है तो उसे, जब कोई पदार्थ जल के साथ क्रिया करता है उसे जलायोजन क्रिया कहते हैं। जैसे चूना जो है जल के साथ क्रिया करता है तो वो जलायोजन क्रिया होता है। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, चट्टानों की वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे हमने बताया था उनके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया पर, केवल उनकी रासायनिक बनावट, केवल उनके बनावट, केवल उनके निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम आपको बता दें दोस्तों, जहाँ भी शब्द केवल अगर लग जाए तो अगर उसे 99% ये मान के चलिए वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इतने उदाहरण हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, इतने अधिक उदाहरण मौजूद हैं, तो केवल या प्रथम शब्द लगाना उचित नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो सारे ऑप्शन गलत होते हैं, तो इसका ए ही ऑप्शन करेक्ट है। हमने पीछे ही बताया था, पूरा चारों व्याख्या कर दिया था, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं पीछे थोड़ा सा। 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा एक शैलों का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है। 4 खनिज है दोस्तों, क्वार्टजाइट, फेल्डस्पर, माइका और निट्रोनोस। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन क्या है, निट्रोनोस, क्या नाइट्रोनोस। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसका, ये क्या है, चट्टान वाला खनिज नहीं है। जबकि क्वार्टज और फेल्डस्पर, माइका, क्वार्टजाइट और क्वार्टज दोस्तों अंतर है। देखिए क्वार्ट जो है, क्या क्वार्ट जो है दोस्तों वह एक क्या है, खनिज है, ठीक है। लेकिन क्वार्टजाइट अगर लग जाए उसमें, अगर जाइट लग जाए तो क्या हो जाता है, वह एक पत्थर हो जाता है। क्या, वह एक पत्थर हो जाता है क्वार्टजाइट, जो कि एक रूपांतरित चट्टान है दोस्तों, ठीक है। माइका भी, अगर हम बात करते हैं कि क्या निर्माण दोस्तों, क्या खनिजों का अर्थात, तो शैलों के निर्माण में, क्या शैलों या चट्टानों के निर्माण में लगभग में कितने, 24 दोस्तों, 24 खनिज जो हैं उनको चट्टान निर्माता कहा जाता है। क्या, 24 खनिजों को चट्टान निर्माता कहा जाता है। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वार्टजाइट, माइका, फेल्डस्पर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन दोस्तों, क्वार्टज को ही क्या कहा जाता है, स्फटिक भी कहा जाता है दोस्तों, स्फटिक, क्या स्फटिक भी कहा जाता है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों अपने दिमाग में छाप लीजिए, स्फटिक, क्या स्फटिक को भी क्वार्ट्ज को अगले नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है अगले ऑप्शन में क्वार्टजाइट ना देके स्फटिक दे दे। और पायरॉक्सिन, अभ्रक जिसे माइका बोलते हैं, ठीक है, ओलोबिन, ये सब क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब शैल अर्थात चट्टान के निर्माण में खनिज हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगला ऑप्शन, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों के बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के गिर्द अर्थात पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहा जाता है, परपटी कहा जाता है। क्या, परपटी कहा जाता है। आगे इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन है, संगुटका, ग्रेफाइट, मिट्टी पत्थर और आसीतास। आसीतास में, या इसी को बेसाल्ट कहते हैं, या स्लेट। इसका जो सही करेक्ट आंसर है दोस्तों बेसाल्ट। बेसाल्ट, क्या बेसाल्ट
लावा को ही क्या, जब लावा ठंडा होके पृथ्वी के ऊपर जब आता है, लावा ठंडा हो जाता है जो, और ठंडा कैसे होता है, जब बाहरी वायुमंडल के बाहरी वायुमंडल के सापेक्ष में जब आता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो जो बाहर परत होता है उसी को जो लावा बाहर निकलता है और बाहर ठंडा होता है पृथ्वी के धरातल पर, उसी को बेसाल्ट कहते हैं। और जो पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है उसे ग्रेनाइट कहते हैं। क्या दोस्तों, उसे ग्रेनाइट कहते हैं। क्या, ग्रेनाइट कहते हैं। यहाँ पे ग्रेफाइट दिया है तो उसे ग्रेनाइट कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आग्नेय चट्टान है। क्या, ये सब आग्नेय पत्थर के उदाहरण है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण है। स्लेट, स्लेट पीछे हम पढ़े थे दोस्तों, शिस्ट से क्या, सैल से दोस्तों स्लेट का कायांतरित ये चट्टान है। और मिट्टी पत्थर, ये मिट्टी पत्थर से क्या बनता है, गैबो इसे बोलते हैं। क्या, गैबो सर्पेंटाइन बनता है। और ग्रेफाइट कोयला से बनता है या हीरा, इससे आगे और ग्रेफाइट को और परिवर्तित किस में कर दिया जाता है, तो हीरा में परिवर्तित कर दिया जाता है अत्यधिक ताप और दाब से। और अगला क्वेश्चन, शैलों के स्वास्थानन पर अपघटन और विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं अपघर्षण, अपरदन, ऋतु अपक्षय और संरक्षण। तो दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें ऋतु अपक्षय, ऋतु अपक्षय जो है वो स्वास्थान, क्या, उसी स्थान पर, मान लीजिए ये एक पत्थर है और यहीं पर इसका विघटन हो रहा है और यहीं पर ये इसके कण रहने लगे हैं। ठीक है, तो इसी को स्वास्थान कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में इन सीटू कहा जाता है। क्या, इन सीटू। तो इन सीटू दोस्तों स्वास्थान। ठीक है, तो शैलों के स्वास्थान पर अर्थात उसी स्थान पर अपघटन और विघटन क्या कहलाता है, ऋतु अपक्षय कहलाता है। ठीक है, और अपरदन, किसी चट्टान का अपरदन अर्थात अपरदन होके उसके कण जो है बहुत दूर जाके दोस्तों क्या हो, रुके, तो उसे को क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। और अपघर्षण, अपघर्षण जो शब्द है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जब दो कण आपस में घर्षित होते हैं। क्या, घर्षित होते हैं और एक दूसरे में जब घर्षण होने के कारण टूटने लगते हैं वो कण, तो उसको अपघर्षण कहा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, नीस, संगमरमर, शिस्ट और स्लेट। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शिस्ट। क्या, शिस्ट। स्लेट अत्यधिक ताप और दाब के कारण शिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ये शब्द समझिए, कायांतरित तुल्यमान अर्थात एक बार उसका कायांतरण हो चुका है और फिर उसके बाद दोबारा उसका कायांतरित किया जा रहा है। जैसे सेल को स्लेट में परिवर्तित किया गया, पीछे हमने उदाहरण दिया था, और स्लेट को किसमें, शिस्ट में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, अत्यधिक और ताप के कारण। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा शिस्ट होगा। और जबकि ये चारों ऑप्शन क्या है दोस्तों, कायांतरित चट्टान के ही उदाहरण है, लेकिन तुल्यमान जो शब्द हुआ है, उपयोग हुआ है, अर्थात एक बार उसका कायांतरित हो चुका है उस चट्टान का, दोबारा फिर से हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, कायांतरित तुल्यमान कहेंगे। तो शिस्ट इसका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है ब्लॉक या भ्रशोस्त और वलित अपशिष्ट ज्वालामुखी। 4 ऑप्शन इधर, अरावली, विंध्य, राजमहल और नीलगिरी। तो एक एक करके दोस्तों इसको हम मिला लेते हैं। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, तो ब्लॉक पर्वत का जो उदाहरण है वो विंध्य, क्या है, विंध्य दोस्तों। ठीक है, तो पहले का दूसरा है और दूसरे का जो वलित पर्वत हो नीलगिरी, क्या, नीलगिरी है। और अपशिष्ट पर्वत जो है दोस्तों, अरावली पर्वत को अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ज्वालामुखी जो पर्वत है वो राजमहल का जो है दोस्तों ये है। तो इसका ऑप्शन दे लेते हैं, एक का दूसरा, दूसरे का चौथा, अर्थात ए का 2 और बी का 4। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए का 2, बी का 4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं, अब 4 ऑप्शन है, सूची ए, सूची सेकंड। एक में शैल वर्ग दिया है, दूसरे में शैल दिया है। तो एक है अंतर्भेदी, बहिर्भेदी, अग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इन्हीं सभी का हमें यहाँ पे उदाहरण देखना है। तो अंतर्भेदी, बहिर्भेदी हमने पीछे बात किया, जो लावा पृथ्वी के सतह पर आ जाता है उसे क्या, जैसे बेसाल्ट उसका उदाहरण है। तो बहिर्भेदी का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट। और अंतर्भेदी जैसे ग्रेनाइट बताए थे, लेकिन इसमें ग्रेनाइट ऑप्शन नहीं है, डॉलराइट है दोस्तों। एक ऑप्शन है डॉलराइट। क्या, डॉलराइट या डोलोराइट इसे बोलते हैं, डोलोराइट भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है। और बात कर लेते हैं, अवसादी बचा और कायांतरित बचा। तो कायांतरित क्वार्टजाइट जो है दोस्तों एक कायांतरित चट्टान है, और पीट जो है, क्या, पीट जो है निम्न प्रकार का चट्टान है, ये एक अवसादी चट्टान है। तो इसका
पहले का दोस्तों कौन सा तीसरा है, और अर्थात ए का तीसरा बी का चौथा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए का तीसरा बी का चौथा। तो ए का तीसरा बी का चौथा जो है दोस्तों ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल के क्या पृथ्वी तल के नीचे पिघला चट्टान को कहते हैं, पिघले चट्टान को क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। क्या मैग्मा कहते हैं दोस्तों। और जबकि ये सभी जो ये तो बेसाल्ट जो है ये पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, लेकिन लेकोलिथ और बैथोलिथ जो है दोस्तों ये धीरे धीरे ठंडा होकर एक चट्टान बन जाते हैं, लेकिन ये पिघली अवस्था में नहीं होता है। क्या ये पिघली अवस्था में नहीं होता है। पिघली अवस्था में कौन सा होता है, द्रव अवस्था में तो मैग्मा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि ऊपर कठोर चट्टान तथा नीचे मुलायम चट्टान का स्तर हो तो क्षैतिज अपर्दन या अनाच्छादन के कारण निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण होगा। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, मेसा का निर्माण होगा। ये जब हम अपर्दन पढ़ाएंगे वहां पे भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि चट्टान से संबंधित है इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने ले लिया है। आगे भी जब हम अपर्दन चक्र पढ़ाने लगेंगे तो उसमें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 ऑप्शन है, फिर उसी प्रकार के दोस्तों 4 ऑप्शन आ गए हैं, और कह रहा है सुमेलित नहीं है, एक इसमें सुमेलित नहीं है। अंतर्भेदीय, आग्नेय और बहिर्भेदी, इसमें ग्रेनाइट दिया है। बहिर्भेदी में दोस्तों क्या ऑप्शन जो इसमें क्या दिया है, तो इसका यही गलत आंसर है। क्या यही सही सुमेलित नहीं है। बहिर्भेदी अगर बेसाल्ट होता दोस्तों तब सही होता, क्योंकि ये अंतर्भेदी का ही उदाहरण है। कौन, ग्रेनाइट, ठीक है। और शादी का पीठ उदाहरण है, कायांत्रित का क्वार्टजाइट है। और बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सीसा और जस्ता एवं जस्ता निम्न में से किस काल के चट्टानों से संबंधित है, आर्कियन, कार्बोनिफेरस, जुरैसिक या क्रेटेशियस। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, आर्कियन चट्टानों में सीसा और जस्ता का मात्रा अत्यधिक देखने को मिलता है दोस्तों। क्या आर्कियन चट्टान में। कार्बोनिफेरस में दोस्तों, कार्बोनिफेरस में कोयले का निर्माण हुआ। जुरैसिक युग में डायनासोर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कायांत्रित शैल का रूप नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कायांत्रित शैल का वो रूप नहीं है। संगमरमर, तो ये कायांत्रित शैल चट्टान है। शिष्ट, ये भी कायांत्रित शैल चट्टान है। और बेसाल्ट, ग्रेफाइट भी एक कायांत्रित चट्टान है, लेकिन बेसाल्ट जो है दोस्तों ये कायांत्रित नहीं है, यह एक अवसादी चट्टान है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान में भी परिवर्तन हो जाता है, यह किसने कहा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों, इस कथन को आप जरूर याद करके जाइएगा, एग्जामों में हो सकता है पूछा जा सकता है। कह रहा है किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए, अर्थात पर्यावरण का ही उत्पाद एक चट्टान है, ऐसा किसने बोला था। इसका मतलब ये होता है जब पर्यावरण में परिवर्तन होने लगता है तो उस चट्टानों का भी परिवर्तन होने लगता है। तो इसका ये किसने कहा था, तो ए के लॉबेक ने कहा था। ए के लॉबेक ने इसको इस कथन को कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर देना है दोस्तों। चारों ऑप्शन का यहाँ पे कूट भी दिया गया और 4 ऑप्शन है तो 3 कूट दिए हैं, देख लेते हैं एक एक करके। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने और रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो ये बात करेक्ट है, हमने पीछे ही बात कर लिया। आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती, परंतु पेड़ पौधे और जीव जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर होते हैं तो वहाँ जीव जीवाश्म और पेड़ पौधे होते ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ ये ऑप्शन गलत है। पेड़ पौधे और जीव जीवाश्म अवसादी चट्टानों में देखने को मिलता है। तीसरा है सभी आग्नेय चट्टान प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास से निर्मित है और एवं वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये भी तीसरा भी गलत है, क्योंकि अभी भी जो है वो आग्नेय चट्टानों का जो है आग्नेय चट्टानों का अपक्षय जो है अभी भी चल भी रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर देखें ज्वालामुखी क्रिया अभी भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार अभी इसका निर्माण प्रक्रिया बंद नहीं हुआ, चल ही रहा है। तो ऑप्शन ही केवल इसका अगर एक, अर्थात इसमें ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीवाश्म या वनस्पति और सूक्ष्म जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं? तो परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।